हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरुण बायो क्लासेस में। आज हम मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भोजन का पाचन किस तरह से होता है, अर्थात भोजन के पाचन की क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, और इस टॉपिक को समझना, अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना, नोट्स जो आपको दिए गए हैं उनका अध्ययन करना, और जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है उस पर भी ध्यान देना। देखिए, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत जो अंग थे वो अंग हम पढ़ चुके हैं पहले, कौन कौन से अंग काम में आते हैं। उसके बाद में मानव पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां जो सहायक पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं, जो पाचक एंजाइम स्रावित करती हैं, और पाचक एंजाइमों से विभिन्न एंजाइम निकल करके भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। ये ग्रंथियां तीन ग्रंथियां थी, लार ग्रंथि, लीवर यानी यकृत, और पैंक्रियाज अग्नाशय, इनका अध्ययन कर चुके थे। और आज है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि क्या है, किस तरह से भोजन का पाचन होता है, कहां कहां भोजन के कौन कौन से अवयव कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होते हैं, पाचित होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाविधि यानी मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि। देखिए, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझने के लिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इंगेशन अर्थात अंतर्ग्रहण, इंगेशन अर्थात अंतर्ग्रहण, डाइजेशन अर्थात पाचन, दूसरा टॉपिक है डाइजेशन अर्थात पाचन। तीसरा है थर्ड टॉपिक एब्जॉर्प्शन, जो भोजन पच गया उस भोजन का अवशोषण, हमारी जो आंत है उस भोजन का अवशोषण करती है, और अवशोषित भोजन रक्त में जाकर के मिला दिया जाता है। इसके बाद है एसिमिलेशन, जो भोजन हमने खाया है उस भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सभी अपने सरल अणुओं में टूट जाते हैं, और उनसे फिर से भोजन का एक नया रूप हमारे शरीर के अंदर शरीर के आवश्यक घटक, सेल्स, ब्लड, बोन्स यानी हड्डियां आदि के निर्माण में यह भोजन काम में आता है, एनर्जी बनाने में काम में आता है। तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन अर्थात स्वांगीकरण। जो भोजन हमने खाया है उस भोजन का रूप बदल जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद आता है अंत में इगेशन, बहिक्षेपण, जो भोजन अपाचित है, जो नहीं पचा, जो कि अनावश्यक है, वो भोजन स्टूल या मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसे इगेशन या बहिक्षेपण कहते हैं। सबसे पहला आता अपना अंतर्ग्रहण। क्या होता है अंतर्ग्रहण, इगेशन? देखिए, जीव के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा बाह्य वातावरण से भोजन को ग्रहण करना, भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा बाह्य वातावरण से भोजन को मुख में लेना या ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मानव की बात करें तो मानव के अंदर अंतर्ग्रहण 2 चरणों के अंदर होता है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी है, सब कुछ खाता है, यह सर्वाहारी प्राणी कहलाता है। इसके अंदर अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण के अंदर, प्रथम चरण में भोजन को चबाया जाता है, और दूसरे चरण में भोजन को निगला जाता है। पहले चरण के अंतर्गत भोजन को कृतंक यानी आगे के जो हमारे इंसाइजर दांत होते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4 इंसाइजर दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है। उसके बाद में पीछे के जो दांत है, मोलर, प्रीमोलर है पहले, फिर मोलर दांत है, इनके द्वारा भोजन को अच्छी तरह से तोड़ा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। भोजन को दांतों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और पेशियों के द्वारा अच्छी तरह से घुमाया जाता है, उसे काटा जाता है, उसे चबाया जाता है, और इस प्रकार से भोजन को चबा करके बारीक टुकड़ों में काट लिया या तोड़ लिया जाता है। भोजन को मुख गुहिका के अंदर घुमाने का कार्य जीभ करती है, साथ ही साथ जीभ के द्वारा भोजन के अंदर लार को भी मिलाया जाता है। लार मिलाने के बाद में भोजन अर्ध ठोस रूप में आ जाता है, पेस्ट के रूप में आ जाता है। इस पेस्ट को निवाला या बोल्स कहा जाता है। इसी निवाले को आगे चलकर की ग्रसनी के द्वारा निगल लिया जाता है, हम भोजन को निगल लेते हैं।
तो यहां तक ये दो चरण है भोजन के। प्रथम चरण में चबाया जाता है और दूसरे चरण के अंदर भोजन को निगला जाता है। मुख गुहिका के अंदर देखिए एक बात होती है, हम कभी भी अगर भोजन को कोई भी अवयव चीज हम कुछ भी खा रहे हो या हम घूमते फिरते खा रहे हो या कुछ भी काम करते कुछ चीज हम जैसे ही मुख के अंदर रखते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो चरण क्रिया है अर्थात जो च्विंग क्रिया है, चबाने क्रिया है, वो शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे मुख में कुछ भी नहीं है तो हम अपना मुंह बेवजह कभी भी चबाने की जैसी क्रिया में नहीं चलाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे मुख में कोई भोजन का अवयव आ जाता है तो हम उस भोजन के अवयव को मुंह के अंदर पड़ा रहे हम तब भी नहीं रोक पाते मुंह को चबाए बिना, तो मुंह अपने आप ही चलने लग जाता है, क्योंकि भोजन के चबाने की जो प्रक्रिया है वो जैसे ही भोजन की उपस्थिति मुख के अंदर होती है तो एक दिमाग से, मस्तिष्क से प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है। उस प्रतिवर्ती क्रिया के कारण से चरण क्रिया यानी भोजन के चबाने क्रिया शुरू होती है। तो भोजन की उपस्थिति से प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है और इस प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप हम चबाने क्रिया शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि भोजन की उपस्थिति के कारण से ही प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है, खाली मुख के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया शुरू नहीं होती है, चरण क्रिया शुरू नहीं होती है, चबाने क्रिया शुरू नहीं होती है। ये था हमारा इंगेशन या आंतरिक ग्रहण। दूसरा टॉपिक आता है हमारा डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन या पाचन, अब यहां से शुरू हो जाता है भोजन का पाचन की प्रक्रिया। सबसे पहले आता है मुख गुहिका में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहिका में पाचन। पहला टॉपिक है मुख गुहिका में पाचन। दूसरा टॉपिक है अमाशय में पाचन मुख गुहिका के बाद में अमाशय में पाचन है। और तीसरा है छोटी आंत में पाचन। मुख्य रूप से यहां पाचन होता है। पहले चलते हैं हम मुख गुहिका के अंदर पाचन। देखिए मुख गुहिका में मुख्य रूप से भोजन में लार मिलाई जाती है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों के द्वारा सलाइवा यानी लार मिलाई जाती है। लार ग्रंथियां जो हैं वो लार का श्रावण करती हैं और लार का पीएच लगभग 6.8, आपको पहले बताया था 6.2 से 7.6 होता है, तो हल्का अम्लीय हल्का क्षारीय दोनों ही हम मान लेते हैं। इस लार के बहुत सारे कार्य होते हैं, आप लोग खुद भी इस बारे में सोच सकते हैं कि लार क्या क्या कार्य कर सकती है। तो लार भोजन को चिकना बना देती है जिससे भोजन को आसानी से हम निगल सकते हैं, ये इसका पहला कार्य है। लार भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे अणुओं से चिपक करके उसको बांध देती है, भोजन को छोटे छोटे अणुओं टुकड़ों से चिपक कर उसको बांध देती है और निवाला या बोल्स निर्माण में सहायक है। निवाला या बोल्स निर्माण में सहायक होती है। यह भोजन के घुलनशील पदार्थ, भोजन के अंदर कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं जो भोजन के अंदर से निकल करके जब हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं तो लार में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के कारण से वो भोजन के घुलनशील पदार्थ लार एक विधायक के रूप में कार्य करती है, उनको घोल देती है जिससे हमें उस भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है, उस भोजन के टेस्ट का ज्ञान होता है। लार मुख गुहा को साफ करती है तथा इसमें मिलने वाला, लार के अंदर हमने पहले बताया था लार के अंदर टाइलिन के अलावा एक एंजाइम लाइसोजाइम भी पाया जाता है। यह लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के अंदर आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। लार बफर के रूप में भी कार्य करती है, अर्थात भोजन के माध्यम को नियत अम्लीय, क्षारीय आदि बनाए रखने का कार्य करती है। इसके बाद में भोजन का लार का जो मुख्य कार्य है वो है कि पाचन किस प्रकार से हो रहा है लार के द्वारा। तो लार के अंदर मिलने वाला टाइलिन या अल्फा एमिलेज या एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन आदि को तोड़ देता है, आदि का जन अपघटन कर देता है और उसको माल्टोज में और अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। ध्यान सुनिएगा फिर से, एमाइलेज एंजाइम जो कि लार के अंदर मिलता है, पहले टाइलिन था, अब इसको एमाइलेज या एमिलेज एंजाइम बोलते हैं। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज और अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में। ये डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन जो है ग्लूकोज के 3 से 9 अणु, 3 से 9 अणु ग्लूकोज के जुड़ने से, 3 से 9 अणु, 3 से 9 अणु ग्लूकोज के जुड़ने से अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन का निर्माण होता है। ये भी एक बड़ा अणु होता है। माल्टोज भी अपने आप में बड़ा अणु है क्योंकि माल्टोज के अंदर भी 2 अणु होते हैं,
तो इसी प्रकार से 3 से 9 अणु अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में ग्लूकोज के होते हैं। यानी कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, उसको छोटे अणुओं में तोड़ देता है एमिलेज एंजाइम। इस प्रकार से लार के अंदर जो एमिलेज एंजाइम है वो स्टार्च के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन भोजन में मिलने वाले अम्ल को उदासीन भी करते हैं। भोजन में अम्ल है उसको बाइकार्बोनेट आयन कुछ हद तक भोजन की अम्लता को नष्ट करने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, भोजन को उदासीन करने का कार्य करते हैं लार के बाइकार्बोनेट आयन। इसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक, अमाशय में पाचन। सेकंड टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमच, अमाशय में पाचन। तो अमाशय के अंदर पाचन मुख्य रूप से काफी मात्रा में पाचन भोजन का यहाँ भी होता है कुछ पाचन। तो देखिए अमाशय के अंदर भोजन के पाचन से पहले हम पढ़े कि अमाशय में कुछ कार्य होते हैं। सबसे पहले तो अमाशय में अस्थायी संग्रह, भोजन का अमाशय में अस्थायी संग्रह किया जाता है, अस्थायी संग्रह, ताकि भोजन यहाँ पर कुछ देर तक रुकेगा, जिससे भोजन को आसानी से धीरे धीरे करके उसे आगे की ओर पाचन किया जा सके, आगे की ओर भेजा जा सके। जब हम भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं, अंतर्ग्रहित करते हैं, उस समय हम भोजन को फटाफट खाते हैं, चबाते हैं, अब निकल जाते हैं। तो उस अंतर्ग्रहित भोजन को अमाशय के अंदर थोड़ी देर रोक करके उसका आसानी से पाचन कर सकते हैं। ये इसका पहला कार्य है, अस्थायी संग्रह। यांत्रिक पाचन, भोजन के अमाशय की भित्तियों की पेशियों में, अमाशय की जो दीवारें होती हैं, स्टमच की दीवारें होती है, उनकी भित्तियों की पेशियों में लयबद्ध संकुचन होते हैं। अर्थात अमाशय के अंदर वो लयबद्ध संकुचन अमाशय को फैलते सिकुड़ते हैं। इस कारण से अमाशय में गति होती रहती है। अमाशय के अंदर होने वाले ये लयबद्ध गतियां मंथन गतियां कहलाती हैं। इन मंथन गतियों के द्वारा भोजन को मथा जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बदल दिया जाता है। मंथन गतियां जो भोजन के अंदर होने वाले लयबद्ध संकुचन है उनको कहते हैं। लयबद्ध संकुचन होने के कारण से इन्हें मंथन गतियां कहते हैं, और मंथन गतियों से भोजन के छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ा जाता है और भी तोड़ा जाता है। रासायनिक पाचन, तीसरा है रासायनिक पाचन। देखिए अमाशय के अंदर, अमाशय में जो जटिल अणु है और अमाशय जटिल अणु है, उन जटिल अणु अमाशय भोजन में जटिल अणुओं को, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए अमाशय से जठरीय रस का स्राव होता है, जठरीय रस का। इस जठरीय रस के द्वारा भोजन का कुछ मात्रा में पाचन किया जाता है। जठरीय रस में मुख्य रूप से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय के अंदर क्या क्या कार्य करता है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यह एक एसिड है और एक तीव्र एसिड है, प्रबल अम्ल है, जिस कारण से भोजन के अंदर आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को रोगाणु रहित करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। देखिए क्यों। अमाशय के अंदर मिलने वाले एंजाइम, कई एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जठरीय लाइपेज होता है। ये सभी एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं, अर्थात भोजन का माध्यम अम्लीय होगा तो ही कार्य करेंगे। इसलिए भोजन के माध्यम को HCl अम्लीय करने का कार्य करता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम। देखिए बहुत सारे एंजाइम अमाशय के अंदर ऐसे हैं जो केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं, अर्थात वो अम्लीय होंगे तो ही सक्रिय होंगे, वरना प्रत्येक एंजाइम हमारी आंत के अंदर, अमाशय के अंदर, आंत के अंदर निष्क्रिय अवस्था में अर्थात उनकी प्रो स्टेज के अंदर होते हैं। जब भी भोजन आता है तभी वो सक्रिय होते हैं। तो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य भी HCl करता है। जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है, जो कि ट्रिप्सिनोजन के रूप में मिलता है। ट्रिप्सिनोजन जो कि अक्रिय निष्क्रिय होता है उसको HCl ही सक्रिय करता है। हम आगे पढ़ेंगे चीज को। तो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। यह कैल्शियम और लोहे के लवणों को अवशोषण करने का कार्य भी करता है। अगर भोजन के अंदर कैल्शियम और लोह लवण है तो उनको अवशोषण करने का कार्य भी करता है। HCl अम्ल की pH कम 1 से 2, HCl अम्ल की pH कम 1 से 2 होती है। इस कम pH पर जो मुख के अंदर
टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम मिलाया गया था, मुख में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, उस टाइलिन और टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम की क्रिया को कम कर देता है, क्योंकि कम पीएच पर टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम क्रिया कम हो जाती है। तो ये सभी कार्य HCl के थे। HCl जो जठरांग रस के द्वारा, जठरांग रस के अंदर मिलने वाले आवश्यक घटक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके हमने बारे पढ़े। इसके बाद में आता है अपना टॉपिक जठर रस के एंजाइम। जठर रस के एंजाइम, यहां तक का टॉपिक अपना हो चुका है। अपन इसको जठर रस के एंजाइम हम पढ़ेंगे अब। देखिए जठर रस के एंजाइम, तो ये एंजाइम जो है वो मुख्य रूप से पेप्सिन है, रेनिन है, जठरीय लाइपेज है। ये तीन एंजाइम है जो कि आमाशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। देखिए जठर रस के एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं, क्योंकि आमाशय के अंदर माध्यम अम्लीय HCl के कारण से होता है। जठर रस में मुख्य रूप से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये दोनों ही एंजाइम अपनी निष्क्रिय अवस्था में मिलते हैं। इनकी निष्क्रिय अवस्था का नाम क्या है? पेप्सिन की निष्क्रिय अवस्था का नाम पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय एंजाइम होता है, और दूसरा रेनिन प्रोरेनिन के रूप में मिलता है। रेनिन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है और रेनिन भी, प्रोरेनिन भी निष्क्रिय होता है। ये भी निष्क्रिय है, जब तक भोजन नहीं आएगा तब तक ये निष्क्रिय रहेगा, और यहां ये भी निष्क्रिय होता है। ये दोनों ही निष्क्रिय होते हैं। इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य HCl का होता है। HCl द्वारा इन दोनों को सक्रिय किया जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये अपने तीर लगाया, यहां पेप्सिन लिख दिया, पेप्सिन, ये HCl। HCl जो है इसको पेप्सिनोजन को, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा। इसी प्रकार से प्रोरेनिन को भी रेनिन के अंदर बदला जाता है HCl के द्वारा। तो HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में, सक्रिय रेनिन है ये, एक्टिव रेनिन है, उसे बदल दिया जाता है। इस प्रकार से पेप्सिन का ये HCl का कार्य। अपन देखें अब, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में HCl के द्वारा, प्रोरेनिन जो कि निष्क्रिय होता है उसको रेनिन में बदला जाता है। इसके बाद है पेप्सिन पे अपन अध्ययन करें एक बार, पेप्सिन पर विशेषकर। तो ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन जो है प्रोटीन पर कार्य करने वाला एंजाइम है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, और ये पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करने वाला एंजाइम है। ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, यानी कि कुछ मात्रा में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, पेप्सिन के द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, प्रोटियोज में और कुछ पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ देता है। इसमें प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में और प्रोटियोज के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। देखिए, प्रोटीन्स रिएक्शन, प्रोटियोज प्लस पेप्टॉन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स आएगा यहां पर पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस हमेशा अपना अभिक्रियाओं के साथ रहेगा, क्योंकि पाचन की पूरी क्रिया हाइड्रोलाइटिक ही होती है, जल अपघटन ही होता है। जल की उपस्थिति के अंदर ही सारे एंजाइम, सारे भोजन का पाचन होता है। प्रोटीन्स, पेप्सिन एंजाइम है पहला एंजाइम पेप्सिन, प्रोटीन्स को प्रोटियोज में, पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स की को तोड़ने में
काम आता है। इनको छोटे अणु में तोड़ देता है। ये बड़े अणु प्रोटीन से छोटे, अभी भी ये बहुत बड़े अणु है, इनको आगे चल करके छोटी आंत के अंदर और भी सरल अणुओं में एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ा जाएगा। अगला है दूसरा रेनिन की बात करते हैं। रेनिन, देखिए रेनिन जो एंजाइम है एक अच्छा एंजाइम है, बट ये मानव के अंदर वयस्क अवस्था के अंदर अर्थात बचपन के बाद में, छोटे बच्चों के बाद में, वयस्क में बहुत कम मिलता, नहीं मिलता है, अनुपस्थित होता है। रेनिन करता क्या है, देखिए यह दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिनोजन, दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिनोजन पर कार्य करता है और उस कैसिनोजन को किस प्रकार से यह तोड़ने का कार्य करता है वो देखिए। अब आप ध्यान देखिएगा किस तरह से कार्य करता है। देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं कैसिनोजन। कैसिनोजन, ये कैसिनोजन दूध की अघुलनशील प्रोटीन, दूध की घुलनशील प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन। इस कैसिनोजन पर रेनिन क्रिया करेगा और इसे बदल देगा केसीन में। केसीन, केसीन पर फिर से रेनिन की क्रिया होगी और इस बार बन जाएगा पैराकेसीन। पैराकेसीन, पैराकेसीन पर अब क्रिया होगी Ca2 पॉजिटिव की, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, जिससे यह बन जाएगा अब कैल्शियम पैरा केसीनेट, कैल्शियम पैरा केसीनेट। कैल्शियम पैरा केसीनेट बनेगा। यह कैल्शियम पैरा केसीनेट ही दूध की अघुलनशील प्रोटीन अर्थात दही है। ध्यान दीजिएगा, कैसिनोजन जो दूध के अंदर घुलनशील प्रोटीन होती है, उस कैसिनोजन को रेनिन के द्वारा केसीन में तोड़ा जाएगा। केसीन पर फिर रेनिन की क्रिया होगी, पैराकेसीन बनेगा। पैराकेसीन पर Ca2 पॉजिटिव आयन क्रिया करते हैं, जिससे कैल्शियम पैराकेसीनेट बनता है। यह कैल्शियम पैराकेसीनेट ही दही है, दूध की अघुलनशील प्रोटीन है। अब इस पैराकेसीनेट, इस कैल्शियम पैराकेसीनेट को फिर तोड़ा जाएगा पेप्सिन के द्वारा। अब इस पर कार्य करेगा पेप्सिन एंजाइम, जो कि आवाज से मिलता है, और यह पेप्सिन एंजाइम इसको प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ देगा। पेप्टोन्स, दूध के अंदर मिलने वाले जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसीनेट अघुलनशील प्रोटीन है, जिसको ये प्रोटीन पेप्टोन्स में तोड़ देगा। अब देखिए भाई, दही जब बन जाता है तो यह दही अमाशय के अंदर कुछ देर तक रुक सकता है। दूध पतला होता है, जल्दी निकल सकता है, इसलिए दही में बदला जाता है दूध को, और दही बनने के कारण से यह अमाशय में कुछ देर तक रुक जाता है, जिस कारण से दूध का आसानी से, उस दही का आसानी से, उस प्रोटीन का आसानी से पाचन हो जाता है। दूध फट जाने पर, यानी कि दूध के दही बन जाने पर, फट जाने पर यह अमाशय में अधिक देर तक रुक जाता है, जिससे इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। बचपन में बच्चों में, छोटे जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे शिशु होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, 6 महीने के, 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर दूध को फाड़ने का कार्य अर्थात दूध की प्रोटीन को दही बनाने का कार्य रेनिन का होता है। उस समय रेनिन के द्वारा दूध को फाड़ा जाता है, परंतु वयस्क होने पर यह कार्य HCl अम्ल के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। वयस्क मनुष्य के अंदर रेनिन नहीं पाया जाता, मानव के अंदर रेनिन अनुपस्थित होता है, और रेनिन की जगह HCl दूध को स्कंदित फाड़ने या उसको दही में बदलने का कार्य करता है। ये था रेनिन और पेप्सिन के कार्य। तो ध्यान दे लीजिए, अभिक्रिया पे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे नोट्स के अंदर आपको उपलब्ध भी करवा रखा है। कैसिनोजन
केसीन, फिर पैराकेसीन, पैराकेसीन से कैल्शियम पैराकेशिनेट, कैल्शियम पैराकेशिनेट से प्रोटियोज और पेप्टोन्स बदलता है। इस प्रकार से तो ये था रेनिन और पेप्सिन का कार्य। अगला है अमाशय के अंदर मिलने वाला तीसरा एंजाइम जठरीय लाइपेज। दो एंजाइम पहले हो चुके, पेप्सिन और रेनिन। तीसरा एंजाइम है जठरीय लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। कुछ मात्रा के अंदर होता है ये। कुछ संधारियों के जठरीय रस में गैस्ट्रिक लाइपेज या जठरीय लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज हमेशा वसा का पाचन ही करता है, तो यहां पर भी ये कुछ वसा का पाचन कर देता है और वसा को तोड़ देता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। तो वसा और वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इस प्रकार से वसा अम्ल ग्लिसरॉल यहां पर आएगा जठरीय लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये जल अपघटन तो है ही। जल अपघटन जठरीय लाइपेज के द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। ये आगे चल करके और भी ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड इस प्रकार से और भी तोड़े जाएंगे। तो ये था अपना अमाशय के अंदर भोजन के पाचन से संबंधित। अब एक बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विशेष बात है कि HCl एक तीव्र अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तीव्र अम्ल है। अमाशय में जिसकी पीएच लगभग 1 से 2 के करीब होती है, इसकी पीएच बहुत तीव्र अम्ल है। इतना तीव्र अम्ल होने के बाद भी यह अम्ल अमाशय की भित्तियों को हानि नहीं पहुंचाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमाशय की भित्तियों को अपघटित नहीं कर पाता, क्षति नहीं पहुंचाता। इसलिए होता है क्योंकि अमाशय की आंतरिक भित्तियों पर हमने अमाशय की संरचना, आंतरिक संरचना पढ़ी थी, जिसके अंदर 4 स्तर थे: शिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। अधश्लेष्मिका, श्लेष्मिका के द्वारा अमाशय की भित्तियों पर अतिरिक्त मात्रा में श्लेष्मा स्रावित की जाती है। अमाशय की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है और इस श्लेष्मा की मोटी परत को HCl नहीं भेद पाता है, जिस कारण से HCl के द्वारा अमाशय की भित्ति को क्षति या हानि नहीं पहुंचाई जाती है। अंत में आप ध्यान दीजिएगा, अपन भोजन का आगे पाचन कर रहे हैं। अमाशय में भोजन का इस प्रकार से पाचन होते होते भोजन जो है एक लुगदी के समान हो जाता है, एक पेस्ट के समान हो जाता है, लुगदी के समान हो जाता है। और यहाँ पर HCl के द्वारा या अमाशय में पाचित होने के बाद इस भोजन को काइम कहा जाता है। इस लुगदी को काइम कहते हैं। काइम के रूप में ये भोजन अब अमाशय से पहुंचेगा छोटी आंत में। हम आगे पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत के अंदर पाचन देखिए। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर पाचन। तो छोटी आंत के अंदर मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है, सबसे अधिक पाचन होता है। यहां पर सबसे पहले है अपना पहला टॉपिक ग्रहणी में पाचन है पहले, यानी कि ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम के अंदर ग्रहणी में पाचन, जो कि छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। दूसरा भाग जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र होता है। तीसरा भाग होता है इसका इलियम या क्षुद्रांत्र या शेषांत्र। तो पहले है ग्रहणी में पाचन। देखिए, अमाशय से भोजन लुगदी या काइम के रूप में, काइम नामक लुगदी के रूप में ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है। ग्रहणी के प्रवेश करने पर ही ग्रहणी के समीपस्थ भाग में ही अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी और पित्ताशय या यकृत से आने वाली पित्ताशय वाहिनी व्याकर के खुलती है, जिस कारण से यहाँ पर अग्नाशय रस और पीत रस का भी श्रावण किया जाता है। भोजन के अंदर यह पीत रस और अग्नाशय रस दोनों ही मिला दिए जाते हैं। अब देखिए, जब भोजन अमाशय छोटी आंत में आ रहा है, अमाशय में भोजन का एक, अमाशय के अंदर एक तीव्र अम्ल HCl के कारण से भोजन अम्लीय होता है, खट्टा होता है। अमाशय के अंदर इससे बचाव के लिए श्लेष्मा पाई जाती है, लेकिन ग्रहणी के अंदर भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। अम्लीय माध्यम के अंदर ग्रहणी नष्ट हो सकती है। इसलिए ग्रहणी के अंदर आपको बताया था, ग्रहणी की अधश्लेष्मिका, छोटी आंत की जो ग्रहणी है उसकी सिर्फ अधश्लेष्मिका स्तर के अंदर
अधे श्लेष्मिका में ही ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि अतिरिक्त श्लेष्मा का स्राव करती हैं। यह अतिरिक्त श्लेष्मा आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन से ग्रहणी की दीवारों को या ग्रहणी की भित्ति को नष्ट होने से बचाता है। तो ब्रूनर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित इस श्लेष्मा की जो पीएच होती है वो एक क्षारीय तरल है और उसकी पीएच 8 से 9 होती है, जिस कारण से ग्रहणी की जो दीवारें हैं, भित्ति हैं, वो जठरीय रस से सुरक्षा करती है। ग्रहणी के अंदर अग्नाशय रस और पीत रस भी आते हैं, आपको पता है अभी। तो देखिए, पीत रस और अग्नाशय रस दो आते हैं। इस पीत रस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पीत रस में आपको पहले बताया, पीत रस में पीत लवण होते हैं और पीत रस होता है जो पीत लवण के अंदर टोरोकोलेट होते हैं और ग्लाइकोलेट होते हैं, टोरोकोलेट होते, बाइकार्बोनेट होते हैं। पीत लवण के अंदर बिलिविरिडीन और जो पीत वर्णक के अंदर बिलिविरिडीन और बिलिरुबिन होते हैं जो हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। तो यहाँ पर अग्नाशय जो रस है, उस अग्नाशय रस के अंदर मुख्य जो कि सबसे अधिक भोजन का पाचन करते हैं 3 एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज प्रवृत्ति के, इस प्रोटीएज बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एमाइलेज, लाइपेज, ये कैटेगरी है प्रोटीएज। फिर एमाइलेज यानी कि अग्नाशय एमाइलेज, अग्नाशय लाइपेज, क्योंकि एमाइलेज लार के अंदर भी मिल रहा था तो वो लारीय एमाइलेज था और ये अग्नाशयी एमाइलेज है। ऐसे ही लाइपेज अमाशय के अंदर भी था जिसको जठरीय लाइपेज कह रहे थे, गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते थे। यहां पर भी लाइपेज है जो कि अग्नाशय लाइपेज कहलाएगा। तो ये 3 एंजाइम है, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज। इन एंजाइमों को हम विस्तृत डिटेल पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी और प्राप्त करते हैं। देखिए, प्रोटीएज के अंदर मिलने वाले जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन होते हैं। चलो आगे करेंगे उसका। तो देखिए, आंत रस में अधिक मात्रा में जल और जल अपघट्य होते हैं। जल और जल अपघट्य होते हैं। इसमें पाचक एंजाइम लगभग अनुपस्थित होते हैं। आंत रस के अंदर पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लगभग अनुपस्थित होते हैं या हल्का क्षारीय। आंत रस जो है हल्का क्षारीय, लगभग 7.5 से 8 पीएच का तरल होता है। आंत्र ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, आंत्र ग्रंथियां या आंत्र की जो भित्तियां हैं उनके एंटेरोसाइट कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा उत्पन्न पाचक एंजाइम पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। पाचन का अधिकांश भाग ग्रहणी में होता है। पाचन की क्रिया का जो पाचन का कार्य है वो अधिकांश भाग ग्रहणी के अंदर होता है और उसके बाद में छोटी आंत का जो शेष भाग इलियम होता है, शेषात्र होता है, इस इलियम के अंदर भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किया जाता है। अवशोषण की क्रिया पूर्ण होती है। इसके लिए आंत्र के अंदर भोजन लगभग 4 से 5 घंटे, आंत्र में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रुकता है। जहां पर आंत्र के ग्रहणी में पीत रस आकर के मिक्स होता है, यह पीत रस आकर के मिलता है। इस पीत रस के द्वारा भोजन का वसा वाला पार्ट है, फैटी है जो पार्ट है उसका, उस फैटी पार्ट को, उस वसीय पार्ट को पाइशीकृत किया जाता है। अर्थात वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें, वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं, उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा एक बार कि पीत लवण एवं लेसिथिन, पीत लवण और लेसिथिन, जो अणुओं का एक भाग ध्रुवीय तथा दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। पीत लवणों का एक भाग ध्रुवीय और एक अध्रुवीय होता है। इस ध्रुवीय और अध्रुवीय भागों में ही वसा अणुओं को जोड़ा जाएगा। तो देखिए, अध्रुवीय भाग वसा गोलिकाओं की सतह में घुल जाता है। अध्रुवीय भाग वसा गोलिकाओं की सतह पर, अध्रुवीय भाग से वसा गोलिकाओं की सतह जो है, वसा गोलिका, वसा की जो बूंदे हैं, वसा के जो बड़े अणु हैं उनकी सतह चिपक जाएगा अध्रुवीय भाग। तथा ध्रुवीय भाग में, ध्रुवीय भाग भोजन में उपस्थित जल में विलय रहता है। भोजन में उपस्थित जल है उसमें ध्रुवीय भाग विलय हो जाता है। इस क्रिया के कारण वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अर्थात वसा की बड़ी गोलिकाएं टूट करके छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल जाती हैं। बड़ी वसा गोलिकाएं छोटी वसा गोलिकाओं में लगभग 1 माइक्रोमीटर यानी 1 म्यू व्यास की छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाती हैं। इन छोटी गोलिकाओं पर अब जो लाइपेज एंजाइम कार्य करेगा, वसीय लाइपेज एंजाइम जो है, ये वसीय लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकता है। और इस प्रकार से वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना पाइशीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। पाइशीकरण कहते हैं, अर्थात
वसा को पानी के अंदर पूर्ण रूप से घोल देना ताकि उसका जल अपघटन आसानी से हो सके, इसलिए इसे पायशीकरण कहा जाता है। पायशीकृत करते इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस क्रिया के कारण से पायशीकृत वसा पर एंजाइम आसानी से क्रिया कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे अणुओं पर एंजाइम पूर्ण रूप से क्रिया कर सकता है। तो इस प्रकार से वसा में पीत रस मिलेगा। वसा प्लस पीत रस यानी वसा और पीत रिएक्शन आप लिखोगे तो उसके बाद में पायशीकृत वसा और जो क्रिया हो रही है वो हो रही है पायशीकरण की। तो ये क्रिया ग्रहणी के अंदर यकृत से आने वाले पीत रस के द्वारा की जाती है। वसा का पायशीकरण करते हैं। तो पायशीकरण किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं जिनको पीत रस के अंदर स्थित रेशिथीन अणु है, पीत लवण है, इन सभी के ध्रुवीय अध्रुवीय भाग इनको मिला देते हैं। तो भोजन में उपस्थित जो जल है वो ध्रुवीय अध्रुवीय भाग से जल अध्रुवीय भाग के अंदर वसा गोलिकाओं की सतह घुल जाती है, जबकि ध्रुवीय भाग के अंदर जल जो भोजन में वो घुल जाता है। इस प्रकार से बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं छोटी गोलिकाएं बन जाती है। इस क्रिया को पायशीकरण कहते हैं। पायशीकृत वसा पर एंजाइम क्रिया आसान हो जाती है। ये हमारा पीत रस से संबंधित कार्य। अब आता है हमारा अगला अग्नाशय रस के अंदर प्रोटीएज। अग्नाशय रस में प्रोटीएज। तो प्रोटीएज एक अकेला एंजाइम नहीं है। प्रोटीएज के अंदर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं और मुख्य रूप से इसमें जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टर्स। चारों का कार्य हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्रोटीएज के अंदर प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के बड़े अणुओं यानी पॉलीपेप्टाइड की बड़ी श्रृंखलाओं को तोड़ देते हैं। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से जो प्रोटीएज पाए जाते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टेस। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन अपने निष्क्रिय रूप में पहले आपको बताया गया था कि सभी एंजाइम अपने निष्क्रिय रूप में होते हैं। ट्रिप्सिन अपने निष्क्रिय रूप में होता है और वो उसका निष्क्रिय रूप है ट्रिप्सिनोजन होता है निष्क्रिय रूप। इस ट्रिप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है आंत्र रस में मिलने वाला, आंत्र रस के अंदर मिलने वाला एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो आंत्र में उपस्थित या आंत्र से उत्पन्न एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। इस एंटेरोकाइनेज को पहले एंटेरोपेप्टिडेज ही बोलते थे। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ये सक्रिय है, एक्टिव है, और ये पैसिव है, निष्क्रिय है। ये निष्क्रिय है। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन सक्रिय ट्रिप्सिन बदल जाता है और अब ये ट्रिप्सिन आगे चल करके प्रोटीन का पाचन करेगा। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में तोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिन सक्रिय हो चुका है। आगे देखिए, इसके बाद में जो दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन भी निष्क्रिय रूप काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इसका निष्क्रिय रूप है काइमोट्रिप्सिनोजन। इस काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदला जाएगा। सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में ये सक्रिय है और इसे सक्रिय करने का कार्य कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। ये ट्रिप्सिन करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को, निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में, सक्रिय काइमोट्रिप्सिन बदलने का कार्य ट्रिप्सिन करता है। इस प्रकार से काइमोट्रिप्सिन भी
सक्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन भी सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। इसके बाद देखिए जो और बच गए हमारे कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टेस। ये भी अपने निष्क्रिय रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? निष्क्रिय रूप में प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलेस्टेस के रूप में मिलते हैं। ये दोनों भी प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलेस्टेस ये दोनों ही क्या करेंगे, इन दोनों को भी सक्रिय करने का कार्य करता है। देखिए प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलेस्टेस, ये इन दोनों को सक्रिय करेगा ट्रिप्सिन। इनको भी ट्रिप्सिन ही सक्रिय करने का कार्य करेगा। तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बदल जाएगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में और प्रो इलेस्टेस बदल जाएगा इलेस्टेस में। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाते हैं। इस तरह से सभी एंजाइम भोजन के पाचन के लिए पहले सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद में अपनी कार्य करते हैं। यहां पर अब जो दो एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये एंजाइम प्रोटीन्स पर, क्योंकि अमाशय में संपूर्ण प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है, कुछ ही प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में, अधिकांश प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है क्रमशः भोजन का पाचन जो करेंगे वो प्रोटीन्स पर, प्रोटियोज पर, पेप्टोन्स पर इनके जल अपघटन के द्वारा उत्प्रेरित करेंगे, इनके जल अपघटन करेंगे, इनको तोड़ेंगे, प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को, पॉलीपेप्टाइड को, और इनको छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में अर्थात डाइपेप्टाइड्स में, ट्राइपेप्टाइड में इनमें तोड़ देंगे, इनको छोटे अणुओं में तोड़ देंगे। जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटियोज है, पेप्टोन्स है, इन सभी को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिलकर के उनका जल अपघटन करके इसका प्रोटीन का, प्रोटियोज का, पेप्टोन्स का, उनको छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड के अंदर तोड़ देते हैं। छोटे पॉलीपेप्टाइड फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा जो छोटे पेप्टाइड बनेंगे उनको कार्बोक्सीपेप्टिडेज के द्वारा और भी छोटे अणुओं में अर्थात प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है वो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्लों में तोड़ दिया जाएगा। और ये एमिनो अम्ल एक प्रकार से छोटा अणु है, सरल अणु, जिसका आमाशय की जो दीवारें हैं, आमाशय रसांकुर है, वो अवशोषण कर लेते हैं। इसके बाद बचता है इलेस्टस। ये एंजाइम बचता है इलेस्टस। ये क्या करता है? इलेस्टस भोजन के अंदर इलास्टिन तंतु, भोजन के अंदर अगर हमने कोई सलाद वगैरह खाते हैं, इस प्रकार से कुछ तो रफेज होते हैं, रेशे होते हैं, इलास्टिन तंतु जो होते हैं भोजन के अंदर, उन इलास्टिन तंतुओं के पाचन के लिए कार्य करता है इलेस्टस। तो इलेस्टस जो एंजाइम है वो भोजन के अंदर इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। इस प्रकार से हमारे जो पहला प्रोटीएज कैटेगरी थी वो पूरी होती है। प्रोटीएज कैटेगरी के अंदर 4 एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टेस। ये दोनों ही अपने निष्क्रिय रूप में मिलते हैं। ये मिलता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में, ये काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में। ट्रिप्सिनोजन को पहले सक्रिय किया जाता है आंत्र रस के द्वारा या आंत्र से उत्पन्न एंजाइम एंटेरोकाइनेज के द्वारा। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन बदल देता है। अब यह ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बदलता है और ये काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों मिलकर के आगे प्रोटीन्स का, पेप्टोन्स का और बड़े पॉलीपेप्टाइड जो अणु है उनका पाचन करते हैं। इसके अलावा ट्रिप्सिन जो है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का और प्रो इलेस्टेस का भी पाचन बदलता है, परिवर्तित करता है उसको। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रो इलेस्टेस को कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलेस्टेस में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पहले प्रोटीन्स, प्रोटियोज और पेप्टोन्स को तोड़ देते हैं छोटे अणुओं में, पॉलीपेप्टाइड छोटी श्रृंखलाओं में, ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में। ये ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड या छोटी जो श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड की या भी बड़ी है, थोड़ी सी मतलब जटिल है, इनको प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो एमिनो अम्लों में और डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। एमिनो अम्ल जो है अवशोष्य यानी एब्जॉर्ब करने के योग्य हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे। बच्चा इलेस्टेस एंजाइम भोजन में इलास्टिन तंतुओं का पाचन करने में सहायक होता है। इस प्रकार से छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पाचन, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जो पहला अग्नाशय पीतरस था, दूसरा अग्नाशय रस था, उसमें प्रोटीएज का कार्य पूरा होता है। तो ये प्रोटीएज हमने पढ़ लिया। इसके अंदर प्रोटीएज में क्या क्या कार्य होते हैं। उसके बाद आता है
अगला एमाइलेज, यानी कि अग्नाशय एमाइलेज, डायरी एमाइलेज नहीं, अग्नाशय एमाइलेज, जो कि अग्नाशय के रस में एमाइलेज होता है वो। देखिए यह एमाइलेज जो है, यह एंजाइम जो अग्नाशय एमाइलेज है, यह एक तीव्र एंजाइम होता है। यह एंजाइम स्टार्च व ग्लाइकोजन के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है और उत्प्रेरित करके स्टार्च को और माल्टोज को, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को, इन दोनों को ही माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर तोड़ देता है, अर्थात ग्लूकोज के छोटे अणुओं को बनाता है, माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जल अपघटन करता है। यह एक शक्तिशाली एंजाइम है। नारी एमाइलेज, अग्नाशय एंजाइम, अग्नाशय एमाइलेज एक शक्तिशाली एंजाइम है जो कि गृहिणी में उपस्थित समस्त स्टार्च को लगभग आधे घंटे के अंदर ही पचा देता है। पूरे एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पूरे भोजन के अंदर आधे घंटे में ही समस्त स्टार्च को पचा देता है। इस प्रकार से क्रिया करता है स्टार्च व ग्लाइकोजन, स्टार्च व ग्लाइकोजन रिएक्शन क्रिया करेगा क्या, एमाइलेज। एमिलेज ही बोलते हैं, एमाइलेज ही बोलते हैं, अल्फा एमिलेज ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना भैया। एमाइलेज, एमिलेज, टाइलिन एक ही नाम है। किसमें बदलेगा, माल्टोज में प्लस में ओलिगोसैकेराइड्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड बदल देगा। बहुत जल्दी भोजन के अंदर स्टार्च का पाचन कर देता है ये तीव्र एंजाइम। तीसरा है जठरीय लाइपेज। देखिए गृहिणी के अंदर जब पीतरस आता है तो वह पीतरस भोजन के अंदर उपस्थित वसा को पायशीकृत कर देता है, वसा का पायशीकरण कर देता है और पायशीकरण करने के बाद वसा की गोलिकाओं को छोटे छोटे अणुओं के अंदर बदल देता है। अब इन छोटे वसा गोलिकाओं पर जठरीय लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है और जठरीय लाइपेज एंजाइम इन वसा गोलिकाओं को तोड़ करके वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड आदि के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। तो अग्नाशय रस में काफी मात्रा में, अग्नाशय रस के अंदर काफी मात्रा में अग्नाशय लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। यह भोजन में उपस्थित समस्त ट्राइग्लिसराइड अर्थात वसा का पाचन करता है और वसा का पाचन करने के लिए यह पायशीकृत वसा का पाचन करता है। तो पायशीकृत वसा को पचा करके पायशीकृत वसा को पचा करके बना देता है वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड। वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड, यहां पर आएगा लाइपेज और पीएच जो है उसका मान 7 रहेगा, जल अपघटन साथ साथ होता रहता है ये सभी। तो पायशीकृत वसा जो है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है, छोटा अणु टूट जाता है, पीएच 7 जल अपघटन क्रिया होती है। ये था अग्नाशय लाइपेज का कार्य। इसके अलावा गृहिणी के भाग के अंदर भोजन के अंदर और अन्य अणु जैसे कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, कोलेस्ट्रॉल जो हो रहा है भोजन के अंदर वसा के अंदर मिलता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज तथा फोस्फोलाइपेज ए, क्रमशः ये एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज और फोस्फोलाइपेज ए, ये भी पचाने कार्य करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर को, जबकि फोस्फोलाइपेज ए फोस्फोलिपिड का जल अपघटन कर देता है। इस प्रकार से इनको वसा अम्लों में पृथक कर देते हैं, वसा अम्लों में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद में बचता है भोजन के अंदर और भी अणु जिनको हम छोटी आंत के शेषांतर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले राइबोन्यूक्लिएज आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए को, राइबोन्यूक्लिएज एज पता लगा हुआ है एंजाइम है,
तो राइबोन्यूक्लियेज आरएनए का विघटन कर देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए का चल अपघटन कर देते हैं, और इस प्रकार से ये राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज क्रम से आरएनए और डीएनए को उनके न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं जिससे श्रृंखला बनती है, और डीएनए में 2 श्रृंखला जबकि आरएनए में 1 श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से राइबोन्यूक्लियेज और डीएनए राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है ये क्रम से आरएनए और डीएनए को इनको जल अपघटित करती हैं, उनके न्यूक्लियोटाइडों के अंदर तोड़ देते हैं। इस प्रकार से ग्रहणी के अंदर संपूर्ण पाचन क्रिया लगभग हो चुकी होती है। तो ग्रहणी के अंदर 3 एंजाइम जो मुख्य रूप से आते हैं अग्नाशय रस के, वो एक पहला था यहाँ पर प्रोटीएज, फिर एमाइलेज और लाइपेज, ये 3। इसके बाद अपना टॉपिक है अगला छोटी आंत के अंदर पाचन, छोटी आंत शेषांत्र इलियम में पाचन। छोटी आंत का ही भाग है शेषांत्र और इलियम। इस शेषांत्र और इलियम के अंदर पाचन किस प्रकार से होगा ध्यान दीजिएगा। देखिए शेषांत्र के अंदर पाचन से ज्यादा कार्य जो होता है वो होता है अवशोषण का। जितना भोजन पचित होता जाता है उसका अवशोषण शुरू हो जाते हैं छोटी आंत के शेषांत्र में। सूक्ष्मांकुर रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुरों पर सूक्ष्मांकुर होते हैं, और सूक्ष्मांकुरों की सतह पर आंतरिक रस का स्राव किया जाता है। इस आंतरिक रस के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम जो है भोजन के संपर्क में आते ही, क्योंकि सूक्ष्मांकुरों जैसे भोजन कि सूक्ष्मांकुरों से भोजन जैसे स्पर्श करता है, उनके संपर्क में आता है, वहीं पर उस भोजन को अवशोषण करने योग्य अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मुख्य एंजाइम है उनकी हम बात करें तो जैसे कि सुक्रोज जो भोजन की शर्करा है, उस सुक्रोज को तोड़ा जाता है यहाँ पर सुक्रेज एंजाइम। पीएच का विशेष होगा, यहाँ पर पीएच 8.5 हो जाएगी, 8.5 पीएच का मान, और यहां पर ही तोड़ा जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सुक्रोज को। माल्टोज शर्करा जो कि स्टार्च के टूटने से बनी थी, पहले स्टार्च जो है वो माल्टोज ओलिगोसैकराइड टूट जाता है, तो माल्टोज को तोड़ा जाएगा, और यहां पर जो एंजाइम आएगा वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा, और यहां पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं माल्टोज के अंदर। यहां पर भी जल अपघटन होगा, पीएच 8.5 होगी। इसके बाद में लैक्टोज को भी तोड़ा जाएगा। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम, और यहां पर जो बनेगा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, 7 कार्बन युक्त शर्करा गलैक्टोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। इसके बाद में अमाशय के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टार्च का जो एमाइलेज, अमाशय में लारी एमाइलेज जो पाचन करता है, लारटाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, वो भोजन के जो स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। तो इस अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन का भी पाचन होगा यहाँ पर, तो अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन, और यहां पर जो एंजाइम आएगा अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज। ये अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम जो है भोजन को अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज को तोड़ देगा ग्लूकोज में। इसके बाद में पॉलीपेप्टाइड, जो कि छोटे छोटे अणु है, पॉलीपेप्टाइड मतलब ट्राइपेप्टाइड है या डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है। इन पॉलीपेप्टाइडों को भी एमिनोपेप्टिडेज के द्वारा एमिनो एसिड में यानी एमिनो अम्ल में तोड़ा जाएगा। इसके बाद में बचता है अपना ट्राइग्लिसराइड, जो वसा का जो पचा हुआ भाग है, कुछ नहीं पचा है, ट्राइग्लिसराइड है। उस ट्राइग्लिसराइड को भी यहाँ पर भी और भी तोड़ा जाता है, और यहाँ पर भी वही एंजाइम होता है, लेकिन ये आंत्र के अंदर होता है, आंत्रीय लाइपेज। और ये आंत्रीय लाइपेज जिसको वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा।
ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये वही है पाइशीकृत वसा। पाइशीकृत वसा। तो इस प्रकार से भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर हम भोजन के पाचन के साथ साथ इसका अवशोषण भी होता रहता है। मोनोग्लिसराइड अल्फा सीमिडेक्टिनेज। तो इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर सूक्ष्मांकुर के संपर्क में जो भोजन आ रहा है उस सूक्ष्मांकुरों के पास में ही भोजन को पचाया जाता है। इसके अंदर आंत के रस से कुछ एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जिनके द्वारा कुछ मुख्य भोजन के अवयव पचाए जाते हैं। सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम से ग्लूकोज फ्रक्टोज में, माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज के दो अणुओं में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज जो है लैक्टेज ग्लूकोज और लैक्टोज में, अल्फा सीमिडेक्टिनेज में 3 से 9 अणु ग्लूकोज के होते हैं, उस ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है अल्फा सीमिडेक्टिनेज की उपस्थिति में। पॉलीपेप्टाइड जो है एमिनोपेप्टिडेज की उपस्थिति में एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में टूट जाता है। ट्राइग्लिसराइड आंत्रलाइपेज के द्वारा, वही लाइपेज एंजाइम वसापाचक एंजाइम है, ये लाइपेज एंजाइम वसापाचक, हर जगह यही लाइपेज है, लेकिन अलग अलग भागों में स्रावित हो रहा है तो अलग अलग बोल देते हैं। अमाशय में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज है, अग्नाशय में है तो अग्नाशय लाइपेज है, और आंत्र में तो आंत्र लाइपेज है। आंत्रीय लाइपेज, तो ये आंत्र लाइपेज वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। ये था आज का अपना मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में भोजन के पाचन की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। भोजन का पाचन हमने पढ़ लिया पूरा। अब पचित भोजन का अवशोषण हमारा शरीर आंत के असांकुरों के पास में स्थित लैक्टिन वाहिनियां और जो रक्त केशिकाएं हैं उनमें भोजन को कैसे पहुंचाया जाएगा, वहां पर भोजन कैसे अवशोषित करते हैं, ये हम पढ़ेंगे।